अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। CSS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो कोर्स है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं और आईपी राउटिंग को हमने मज़ीद डिस्कस करना है। हम कोशिश करेंगे कि जितने लेक्चर्स जो हैं वो कर सकें, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट लेक्चर्स यहाँ से हैं, तो उनको हम कवर कर लेंगे। इसमें मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि राउटिंग किस तरह से की जाती है इंटरनेट में, वो उसने हमें थोड़ा सा बताया है। उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स उसने हमें बताए हैं। कहता है कि अगर सब राउटर्स जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना शुरू कर दें और लेट्स से कि आपको किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है, जो कि बहुत दूर है, तो आप लोग उस राउटर से उस राउटर तक कम्युनिकेट करेंगे, तो काफ़ी ओवरहेड बन जाती है बैकबोन नेटवर्क्स के लिए इस तरह की रिक्वेस्ट को हैंडल करना। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम राउटर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और नॉर्मली हमारे पास फिर हम उसको एक ग्रुप के ज़रिए से दूसरे ग्रुप तक कम्युनिकेट करेंगे। और ये हमारे पास जो एक ऑटोनमस सिस्टम बन जाता है, इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी प्रॉपर मॉनिटर करती है। यानी एक ग्रुप जो हमारे पास बनता है ना, उसको एक प्रॉपर हम एक नाम देते हैं जिसको हम ऑटोनमस सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी राउटर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो एक मतलब कि इतने बड़े इंटरनेट लेवल पर उसको हमारी कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना पाए, तो इसीलिए हम जो है फिर वो ऑटोनमस सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। तो ऑटोनमस सिस्टम क्या करता है कि ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता है और जिसके ज़रिए से ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो दूसरे राउटर्स तक पहुंचाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स के पास हमारी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके पहुंचाता है। यानी कि एक ऑटोनमस ग्रुप फिर ज़िम्मेदारी ले लेता है कि वो दूसरे ऑटोनमस ग्रुप तक आपकी जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन है या आपकी जो डेटाग्राम फॉरवर्डिंग है उसको वो पॉसिबल बनाता है। और उसके बाद उसने बताया हुआ है कि इंटरनेट पर राउटिंग के कई प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। जैसे आप चाहें अपना डेटा रूट कर सकते हैं। इसके लिए एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स है जो कि विद इन ऑटोनमस ग्रुप यूज़ होते हैं। और अगर आप डिफरेंट ऑटोनमस ग्रुप्स के दरमियान कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। यही चीज़ उसने यहाँ पर बताई हुई है कि लेट्स से कि ये एक ऑटोनमस सिस्टम है, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए आप अगर यूज़ करेंगे तो आप इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे। और अगर आप एक ऑटोनमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनमस सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि कैसे आप लोग डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिंपल ये भी उसने वही चीज़ बताई हुई है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए से आप दूसरे इंटरनेट सर्विस तक प्रोवाइडर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। और डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इसके लिए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा उसने बताया कि आईएसपी को जिस डेस्टिनेशन पर अपना डेटा पहुंचाना है वो उसको एडवर्टाइज़ भी करता है, यानी कि दूसरे आईएसपी को बताता है कि मैं इस डेटाग्राम को जो है वो यहाँ पर पहुँचाना चाहता हूँ। अ, उसके बाद उसने सिंपल वही चीज़ बताई हुई है कि आईएसपी जो है वो अपने राउटर्स को भी कस्टमर्स को एडवर्टाइज़ करते हैं ताकि कस्टमर्स उन राउटर्स तक अपना डेटा फॉरवर्ड कर सकें। उसके बाद कह रहा है कि राउटिंग के कई प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं जो कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर भी हो सकते हैं। इंटीरियर में हमारे पास जो है वो आरआईपी और ओएसपीएफ आते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर की बात करें तो हमारे पास बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो कि विद इन ऑटोनमस सॉरी अमॉन्ग ऑटोनमस सिस्टम्स यानी कि डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम्स के दरमियान आप लोगों को कम्युनिकेट करवाता है। और ये दोनों इंटीरियर हैं, यानी कि विद इन ऑटोनमस सिस्टम्स आप लोगों को कम्युनिकेट करवाते हैं। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में उसने बताया कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है और ये आप लोगों को डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके अलावा ये जो रूट्स आप लोगों ने बनाने होते हैं उसके हवाले से भी आप लोगों को कंट्रोल प्रोवाइड करता है। टीसीपी ये यूज़ करता है, यानी कि बड़ी रिलायबल कम्युनिकेशन ये यूज़ करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करके कम्युनिकेट करता है, राउटिंग की इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करता है। और उसके बाद कह रहा है कि ये हमें पाथ देता है कि कैसे हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो अभी यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा वो ये है। और इसका जो सबसे ज़्यादा वर्जन यूज़ होता है वो BGP4 है। इसके अलावा ये ट्रांसिट राउटिंग की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि राउटिंग किस तरह से आपने आगे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है उस लिहाज से ये हमें ट्रांसिट राउटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को जो कि हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। ये हमारे पास होप काउंट को एज ए मेट्रिक यूज़ करता है। होप काउंट से क्या मुराद है कि हमारे पास एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, उसको होप काउंट कहा जाता है। तो ये हमारे पास उस मैट्रिक को यूज़ करता है अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा ये यूडीपी का प्रोटोकॉल यूज़ करता है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हमने देखा था कि वो टीसीपी को यूज़ करता है, तो ये यूडीपी को यूज़ करता है, यानी कि अनरिलायबल है, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता ये। उसके अलावा ये हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट जो है इसका वर्जन 1 वो हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट करता है, वर्जन 2 जो है
वो मल्टीकास्ट भी कर सकता है। हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट के लिए आप लोगों को सिंपल जो है वो एक जगह से हर जगह डेटा सेंड करना है, फिर जिसको चाहिए होगा वो अपना डेटा रख लेगा। मल्टीकास्ट में जिसको डेटा चाहिए होगा सिर्फ़ उसी को ही आप सेंड करेंगे। उसके अलावा ये डिफ़ॉल्ट रूट की प्रोपेगेशन के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पर आप स्पेसिफ़िकली किसी रूट को प्रोपेगेट नहीं करना चाहते तो वहाँ आप एक डिफ़ॉल्ट रूट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम को यूज़ करता है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम एक हमारे पास होता है और एक लिंक स्टेट एल्गोरिदम होता है, तो ये उसमें से डिस्टेंस वेक्टर को यूज़ करता है। और आरआईपी जो है यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको एक एबिलिटी भी देता है कि वो लिसन कर सकते हैं और अपने राउटिंग टेबल्स जो हैं उनको डिफरेंट नेबर्स के लिहाज से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद उसने हमें बताया हुआ है कि आरआईपी पैकेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स आती हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क के लिहाज से उसके पास इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ये दूसरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ़ राउटर्स की उस आरआईपी में पड़ी होती है कि हर जो राउटर है उसके पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या-क्या उसके एड्रेसेस हैं और बाकी चीज़ें भी। इसके अलावा हमारे पास ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम भी है। अगर हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन ज़्यादा हों जिनके दरमियान हमें कम्युनिकेट करना है, यानी कि हमारे पास एक ऑटोनमस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, तो फिर हमारे पास ओएसपीएफ जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें हमारे पास एक तो ये हमें एक ऑटोनमस सिस्टम के दरमियान ही कम्युनिकेशन करवाता है और दूसरा इसमें हमें सपोर्ट मिलती है सीआईडीआर एंड सबनेट सपोर्ट, यानी कि हम अपने एक जो एड्रेस होता है 32 बिट्स एड्रेस मास्क के दरमियान उसको क्लासफुल भी बना सकते हैं, क्लासलेस भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ मज़ीद सबनेट्स की सूरत में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मैसेज होता है वो राउटर्स के पास जाता है जिसको वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ताकि मैसेज है वो सिर्फ वो ट्रस्टेड सोर्स से ही आ सके, ये भी ओएसपीएफ हमें प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा कोई और राउटर आकर भी अपने रूट जो है वो हमारे पास प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी हमारे पास एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमें लिंक स्टेट एल्गोरिदम के ज़रिए से ये हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है। यानी कि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे को अपने साथ लिंक करके चलती है और हमारे पास एक पूरा मैप डेवलप कर देती है कि इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ये रास्ता यूज़ होगा, इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ये रास्ता यूज़ होगा और वो मैप जो है वो सबके पास होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये मल्टीकास्ट भी यूज़ कर सकती है। एक ही राउटर के ज़रिए से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और मल्टीकास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उसने एक ग्राफ हमें बताया कि ग्राफ किस तरह से आप बना सकते हैं, ये डिफरेंट राउटर्स हैं। तो ये राउटर 1 जो है उसके लिए उसने R1 बनाकर यहाँ तक जाने के लिए यानी राउटर 2 तक जाने के लिए इसका उसने एक लिंक बना दिया है। तो राउटर्स जो हैं उनको आप नोड्स से रिप्रेज़ेंट कर लें और जो आप लोगों के पास नेटवर्क्स हैं उनको आप लाइन्स से रिप्रेज़ेंट कर लें। तो इस तरह से आप एक ग्राफ भी बना सकते हैं। और उसने बताया हुआ है कि अगर आप लोगों के पास ऑटोनमस सिस्टम बहुत बड़ा है, जिसके लिए आप ओएसपीएफ यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप लोग ओएसपीएफ एरियाज़ भी बना सकते हैं। यानी कि ओएसपीएफ में आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने ऑटोनमस सिस्टम्स को मज़ीद आगे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको आप एरियाज़ बोलते हैं। इससे हमें क्या होता है कि ओवरहेड हमारी काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि डिफरेंट मज़ीद ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उनके दरमियान डेटा हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती है। आप पार्टीशन कर सकते हैं लार्जर नंबर ऑफ़ राउटर्स को स्मॉलर नंबर ऑफ़ राउटर्स में और उस लिहाज से आप ऑटोनमस सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे ऑटोनमस सिस्टम्स को डील कर सकते हैं। उसके बाद उसने हमें बताया हुआ है कि इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग जो है वो क्या होती है, मल्टीकास्ट राउटिंग किस तरह से हो सकती है। तो इसके लिए उसने हमें बताया है कि अगर आप वैसे अपने डेटा को सेंड करते हैं, मल्टीकास्ट करते हैं, बगैर किसी प्रोटोकॉल का यूज़ किए, तो उसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर को इतना ख़ास आइडेंटिटीज़ का हर किसी डेस्टिनेशन की नहीं पता होता या हर किसी राउटर की नहीं पता होता। और इसके अलावा ये भी उनको नहीं पता होता कि कौन-सी एप्लीकेशन को डेटाग्राम सेंड करनी है। तो इसके लिए प्रॉपर एक टेक्नीक है जो कि आईजीएमपी है, यानी कि इंटरनेट ग्रुप मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल। तो ये प्रॉपर हमें टेक्नीक्स डिफ़ाइन करता है, मेथड्स डिफ़ाइन करता है, जिससे हम अपने होस्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जब कभी भी राउटर ने किसी ग्रुप को जॉइन करना है या लीव करना है और जब कभी भी हमें किस-किस डेटा को किस-किस डिवाइस को जो है वो डेटा फॉरवर्ड करना है, तो ये हमारे पास आईजीएमपी का जो प्रोटोकॉल है वो हमें ये चीज़ें बताता है। और उसके बाद हमें उसने बताया है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की जो टेक्नीक होती है वो स्मॉल ग्रुप्स बनाती है और जो वेब कास्टिंग की टेक्नीक है वो लार्ज ग्रुप बनाती है। यानी कि ये जो आईजीएमपी का प्रोटोकॉल है ना, ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की टेक्नीक यूज़ करता है फॉर क्रिएटिंग स्मॉल ग्रुप्स एंड वेब कास्टिंग की टेक्नीक यूज़ करता है फॉर लार्ज ग्रुप्स। तो इसके लिए ये 3 अप्रोचेज़ यूज़ करता है। पहली अप्रोच जो है वो सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा, और यही ज़्यादा यूज़ होती है, फ्लड एंड प्रॉन। इसमें क्या होता है कि सबको डेटा फॉरवर्ड कर दिया जाता है और जिसको चाहिए होता है वो उस लिहाज से अपना
काम देख लेता है, बाकी जो है वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। फ्लोट का मतलब ये है कि वो सबको डाटा चला जाता है। प्रून का मतलब ये है कि वो उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसको ये डाटा जाना चाहिए था और वही सिर्फ उसको रखता है। कॉन्फ़िगरेशन एंड टनलिंग में क्या होता है, ये वहाँ पर यूज़ होता है कि जहाँ पर हमारे पास साइट्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस से, यानी कि एक साइड में कुछ कंप्यूटर्स हैं और फिर दूसरी साइड कहीं और लोकेट है, उनके दरमियान कुछ कंप्यूटर्स हैं। तो इसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने राउटर्स को डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिहाज से, और एक साइड से दूसरी साइड तक कम्युनिकेट करने के लिए हम जो है वो आईपी एंड आईपी टनलिंग करते हैं, यानी कि एक टनल के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। और बाकी सबको जो है वो हम एक डेटाग्राम की कॉपी फॉरवर्ड कर देते हैं कि मैंने इस साइट के साथ कम्युनिकेट किया था। तो कॉन्फ़िगरेशन और टनलिंग जो है वो कहाँ पर यूज़ होती है, जहाँ पर साइट्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस से एक दूसरे के साथ सेपरेट होती हैं। उसके बाद कोर बेस्ड डिस्कवरी में क्या होता है, इसमें एक कोर डिफाइन हम कर लेते हैं, और किसी भी राउटर ने किसी दूसरे राउटर को ऐड करना है या कुछ भी ऐसा करना है ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो पहले कोर को बताता है और उसका एड्रेस जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। ये यहाँ पर उसने लिखा हुआ यूजेस आईपी एंड आईपी फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ ईच मल्टीकास्ट डेटाग्राम टू आर1। तो जो हमारे पास आर1 है उसको वो सारे अपना जो डेटा है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। आईपी एंड आईपी इसको बोला जाता है कि इसके ज़रिए से वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो ये 3 टेक्नीक्स होती हैं। इसके बाद आईपी राउटिंग के बारे में उसने हमें बताया हुआ है। मज़ीद उसके बारे में बताया हुआ है कि इसमें कुछ आप लोग एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में। एक हमारे पास है जी डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, ये यूनिक्स प्रोग्राम की तरफ से बनाया गया था। ये इंटरनेट मल्टी बैकबोन जो है उसको यूज़ करता है, यानी कि बैकबोन पर इंटरनेट की हमें मल्टीकास्टिंग प्रोवाइड करता है, और ये आईपी एंड आईपी इनकैप्सुलेशन भी प्रोवाइड करता है, यानी डाटा को इनकैप्सुलेट करता है। मल्टीकास्ट का हमारे पास एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। उसके बाद कोर बेस्ड ट्री में क्या होता है, जो हमने कोर में पढ़ा कि एक सेंट्रल हमारे पास कोर होती है जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ राउटर्स को फिर ऐड करते जाते हैं और एक ट्री बेस्ड सूरत जो है वो हमारे पास आ जाती है। उसके बाद प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट हमारे पास प्रोटोकॉल पर डिपेंड नहीं करता, कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हम यूज़ नहीं करते हैं इसके लिए। तो इसमें हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं, एक स्पार्स मोड होता है और एक डेंस मोड होता है। स्पार्स मोड जो है वो हमारे पास प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और डेटा जो है वो हमारे पास मल्टीकास्ट राउटिंग होता है, यानी कि एक जगह से आप जहाँ-जहाँ सेंड करना चाह रहे हैं वहीं पर आप सेंड कर सकते हैं। और डेंस मोड में क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, हमारे पास डेटा जो है वो हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ उसने बताई, डज़ नॉट रिक्वायर सेटअप बिफोर ट्रांसमिशन बिगन्स। तो ये फ्लड करता है डाटा को, यानी कि सबको भेज देता है और फिर जिसको चाहिए होता है वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमारे पास जो ओएसपीएफ का हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था, उसमें आप एक और एक्सटेंशन लगा सकते हैं मल्टीकास्ट की, यानी कि उसको आप मल्टीकास्ट बना सकते हैं। और वो कह रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन के दरमियान ही यूज़ होता है। इसके अलावा उसने बताया कि जितने भी प्रोटोकॉल्स अभी तक हमने पढ़े हैं, कोई भी सब सर्कमस्टांसेस में बेस्ट नहीं है। इसको आप हर सर्कमस्टांस के लिहाज से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आप लोग यूज़ करते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, ये आप लोगों को अक्सर ही एमसीक्यूज़ में आए होते हैं या आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। इसमें ना अ, हमारे पास उसने बताया हुआ है कि 2 एप्लीकेशन जो हैं वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं। एक एप्लीकेशन जो है वो क कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजती है, दूसरी एप्लीकेशन उसको रिस्पॉन्ड करती है। एक एप्लीकेशन डाटा माँगती है, दूसरी एप्लीकेशन उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन बोलते हैं। क्लाइंट्स हमारे पास क्या होते हैं और सर्वर्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, क्लाइंट की प्रॉपर्टीज़ और सर्वर्स की प्रॉपर्टीज़। तो वो कह रहा है कि जो पैसिव प्रोग्राम होता है ना, जिसने रिस्पॉन्ड करना होता है, वो हमारे पास सर्वर होता है। जो एक्टिव प्रोग्राम होता है, जो कि रिस्पॉन्सेज़ रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो वो हमारे पास क्लाइंट होता है। क्लाइंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एक आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी कि ये कभी भी क्रिएट किया जा सकता है और किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्रिएट किया जाता है, उसके बाद ये ख़त्म भी हो जाता है, यानी ये टेम्परेरी होता है। और ये इसके अलावा बहुत सारी और भी कंप्यूटेशंस परफ़ॉर्म कर सकता है, यानी इसका सिर्फ़ एक काम नहीं होता, आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। और ये डायरेक्टली यूज़र की तरफ से इन्वोक किया जाता है, यानी कि यूज़र जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, अ, वो ही एक क्लाइंट होता है बेसिकली, या आप क्लाइंट कह लें, कोई प्रोसेस होता है जो कि यूज़र को चाहिए होता है, तो यूज़र इसको जनरेट करता है और ये यूज़र के कंप्यूटर पर डायरेक्टली रन कर रहा होता है। और इसके अलावा ये सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, और ये कॉन्टेक्ट्स वन सर्वर एट अ टाइम। क्लाइंट्स कई आप लोगों के कई हो सकते हैं, लेकिन एक ही सर्वर के साथ वो एक टाइम पर कनेक्ट करते हैं।
इसके अलावा सर्वर के कुछ करैक्टरिस्टिक्स उसने बताए हुए हैं। तो ये एक प्रिविलेज्ड प्रोग्राम है, यानी कि काफ़ी बड़े लेवल का प्रोग्राम है, प्रॉपरली इसको मॉनिटर किया जाता है। ये सिर्फ़ एक ही किस्म की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, जैसे वेब सर्वर है ना, तो वो आप लोगों की वेब रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ उसको रिक्वेस्ट देंगे तो वो उसको हैंडल नहीं करेगा। तो सर्वर्स जो हैं वो डिफरेंट सर्विसेज़ को हैंडल करते हैं, बट एक सर्वर जो है वो एक ही सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कह रहा है कि सर्वर जो है वो मुख्तलिफ क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है एक ही वक्त में। अब डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो आप लोग की डिफरेंट वेब रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, तो वो उनको हैंडल करेगा। और जैसे ही आप लोग क्लाइंट को रन करेंगे या सिस्टम बूट करेगा, तो आप लोगों की ये सर्वर रिक्वेस्ट जो है ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगी, सर्वर ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट्स फॉरएवर होता है, यानी कि ये हमेशा आप लोग के पास पड़ा रहता है सर्वर, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसको पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है। अब जैसे वेब सर्वर है, तो उसके लिए आप लोगों को अच्छी होस्टिंग्स वगैरह चाहिए होंगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग डेटाबेस सर्वर भी आप लोगों के पास हो सकता है। और ये वेट करता है कि क्लाइंट कब रिक्वेस्ट करेगा, तो फिर वो अपना काम करता है, अदरवाइज़ ये खुद से कोई काम नहीं करता, पैसिव होता है नेचर में। उसके बाद कह रहा है एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम आर्बिट्रेरी क्लाइंट्स, यानी कि किसी भी तरह के क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। और ये फिर उसने हमें एक जनरल सा मॉडल बताया हुआ है कि किस तरह से क्लाइंट और सर्वर आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। क्लाइंट ने अपना डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे फॉरवर्ड करना होता है, वो इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेस लेयर से होता हुआ, इंटरनेट से होता हुआ फिर सर्वर तक पहुंचता है। तो ये हमारा कोर्स ख़त्म हो गया। बाकी उसने लेक्चर नंबर 45 जो है ना, इसमें उसने सारे लेक्चर के टॉपिक्स को लिस्ट किया, जो जो उसने हम यहाँ पे पढ़े हैं। एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन टॉपिक्स को लिस्ट उसने कर दिया। तो बाकी हमारे पास ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। फाइनल टर्म की तैयारी के लिहाज से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इस कोर्स के लिहाज से, वो आप लोगों के साथ आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी।